देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता के 24वें अंक के साथ हम उपस्थित हैं। राजा सुरेंद्र सिंह के सिपाहियों के साथ महाराज शिवदत्त और उनकी रानी को नौगढ़ भिजवा दिया। जीत सिंह के हुक्म पर उन दोनों के रहने के लिए एक सुंदर से घर की व्यवस्था की गई। हथकड़ी बेड़ी खोल दी गई, मगर हिफाजत के लिए मकान चारों तरफ से सख्त पहरे में था। दूसरे दिन राजा सुरेंद्र सिंह और जीत सिंह ने आपस में सलाह मशविरा किया। पंडित बद्रीनाथ, पन्नालाल, रामनारायण और चुन्नीलाल इन चारों कैदी अय्यारों को साथ लेकर उस जगह गए जहां महाराज शिवदत्त और महारानी को रखा था। महाराज सुरेंद्र सिंह के आने की खबर सुनकर महाराज शिवदत्त अपनी रानी को लेकर दरवाजे पर इस्तकबाल के लिए आए और आदर के साथ बैठाया। इसके बाद हथकड़ी और बेड़ी पहने अय्यार भी एक तरफ बैठाए गए। महाराज शिवदत्त ने पूछा, आप लोगों ने क्यों तकलीफ की? महाराज सुरेंद्र सिंह ने कहा, अब तक आपके मन में जो आया आपने किया। क्रूर सिंह के बहकाने से हम लोगों को तकलीफ दी, धोखा दिया, लड़ाई ठानी, मगर परमेश्वर ने हम लोगों की रक्षा की है। क्रूर सिंह, नाजिम और अहमद अपने अंजाम को पहुंच गए हैं। अब आपका क्या इरादा है? इसी तरह कैद में रहना है या कुछ और सोचा है? शिवदत्त ने कहा, कुंवर वीरेंद्र सिंह और आपकी बहादुरी में कोई शक नहीं, जितनी तारीफ की जाए कम है। परमेश्वर आपको खुश रखे। मुझे अब राज्य की अभिलाषा नहीं है। चुनारगढ़ को आपने जिस तरह फतेह किया है और वहाँ जो कुछ हुआ है मुझे मालूम है। अब मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूँ। राजा सुरेंद्र सिंह ने कहा, आपके मन में जो हो कहिए, जहाँ तक होगा मैं पूरा करूँगा। शिवदत्त ने कहा, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है जिसकी मुझे फिक्र हो। चुनारगढ़ के किले में मेरे रिश्तेदारों की विधवाएं हैं जिनकी मैं परवरिश करता था। उनके लिए आप कोई ऐसा बंदोबस्त कर दें कि उनकी जिंदगी आराम से गुजरे। रिश्ते के और भी कई आदमी हैं, लेकिन उनके लिए सिफारिश नहीं करूंगा, उनका नाम भी नहीं बताऊंगा। वे मर्द हैं, हर तरह से कमा खा लेंगे और हमको अब आप लोग कैद से छुट्टी दीजिए। मैं पत्नी के साथ जंगल चला जाऊंगा, किसी जगह बैठकर ईश्वर का नाम लूंगा। सुरेंद्र सिंह ने कहा, रिश्ते में जितनी औरतें चुनारगढ़ में हैं सबकी अच्छी तरह से परवरिश होगी, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मगर आपको छोड़ने के पहले मुझे कई बातों का ख्याल करना होगा। शिवदत्त ने कहा, कुछ नहीं, मैं जनेऊ लेकर धर्म की कसम खाता हूँ कि अब आपकी बुराई कभी नहीं सोचूंगा। सुरेंद्र सिंह ने कहा, अभी आपकी उम्र इस लायक नहीं है कि आप तपस्या करें। शिवदत्त ने कहा, जो भी है, अगर आप बहादुर हैं तो मुझे छोड़ दीजिए। सुरेंद्र सिंह ने कहा, आपकी कसम का तो मुझे कोई भरोसा नहीं है, मगर आप जो कहते हैं कि अगर आप बहादुर हैं तो छोड़ दूं, तो जाइए, मैं आपको छोड़ता हूँ। खर्च के लिए कुछ चाहिए हो तो लेते जाइए। शिवदत्त ने कहा, मुझे खर्च की जरूरत नहीं है, बल्कि रानी के शरीर पर जो जेवर हैं वो भी उतार देता हूँ। कहकर उन्होंने रानी की तरफ देखा। उन्होंने सारे गहने उतार दिए। सुरेंद्र सिंह ने कहा, रानी के शरीर से गहने उतरवा कर आपने अच्छा नहीं किया। शिवदत्त ने कहा, हम लोग जंगल में रहना चाहते हैं, हत्या का सामान लेकर क्यों जाएंगे? चोरों डकैतों के हाथों तकलीफ उठाने के लिए और रात भर सुख की नींद न सोने के लिए? सुरेंद्र सिंह ने उदास होते हुए कहा, देखो शिवदत्त, तुम चुनारगढ़ की गद्दी के मालिक थे, तुम्हारा यूं जाना मुझे बुरा मालूम होता है। तुम दुश्मन थे या जो भी, मुझे रानी पर दया आती है। मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, चाहे जहाँ जाओ, मगर एक बार फिर कहता हूँ, अगर तुम यहाँ रहना कबूल करोगे तो मेरे राज्य में जो चाहो काम कर सकते हो। शिवदत्त ने कहा, नहीं, यहाँ नहीं रहूंगा, मुझे छुट्टी दीजिए। इस मकान के चारों तरफ से पहरा हटवा दीजिए। रात को मेरा मन जहाँ होगा मैं चला जाऊंगा। सुरेंद्र सिंह ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। महाराज शिवदत्त के चारों अय्यार चुपचाप बैठे बातें सुन रहे थे। शिवदत्त की तरफ देखकर पंडित बद्रीनाथ ने कहा, आप तो तपस्या करने जा रहे हैं, हम लोगों के लिए क्या हुक्म है? शिवदत्त ने कहा, तुम लोगों के जी में जो आए करो, जहाँ चाहो जाओ, मैंने अपनी तरफ से तुम्हें छुट्टी दी, पर तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा कि तुम कुंवर वीरेंद्र सिंह के साथ रहो, क्योंकि ऐसा बहादुर और धार्मिक राजा तुम्हें नहीं मिलेगा। बद्रीनाथ ने कहा, आज से हम लोग कुंवर वीरेंद्र सिंह के हुए, आप अपने हाथों से हम लोगों की हथकड़ी बेड़ी खोल दीजिए। महाराज शिवदत्त ने अपने हाथों से चारों अय्यारों की हथकड़ी बेड़ी खोल दी। राजा सुरेंद्र सिंह और जीत सिंह ने कुछ न कहा। हथकड़ी बेड़ी खुलने के बाद चारों अय्यार सुरेंद्र सिंह के पीछे जा खड़े हुए। जीत सिंह ने कहा, एक दफा आप चारों अय्यार भी मेरे सामने आइए और हमारे अय्यार होने की अपनी मामूली रस्म अदा कीजिए। मुस्कुराते हुए पंडित बद्रीनाथ, पन्नालाल, रामनारायण और चुन्नीलाल जीत सिंह के सामने आ गए। जनेऊ और अय्यारी का बटुआ हाथ में लेकर कसम खाई, आज से हम राजा सुरेंद्र सिंह और उनके खानदान के नौकर हैं, ईमानदारी से काम करेंगे। तेज सिंह, देवी सिंह और ज्योतिषी जी को अपना भाई समझेंगे। जीत सिंह ने चारों को गले लगा लिया। फिर ये चारों अय्यार राजा सुरेंद्र सिंह के पीछे जाकर खड़े हो गए। राजा सुरेंद्र सिंह ने महाराज शिवदत्त से कहा, अब मैं चलता हूँ, पहरा उठ जाएगा, रात को जहाँ जाना हो चले जाइए, मगर आओ गले मिल लो। शिवदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं नहीं,
मैं इस लायक नहीं हूँ कि आपसे गले मिलूं। सुरेंद्र सिंह ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कहकर शिवदत्त को जबरदस्ती गले लगा लिया और उदासी लिए विदा हो गए अपनी महल की तरफ। उस मकान से जाते समय उसका पहरा उठाते गए। जीत सिंह, बद्रीनारायण, पन्नालाल, रामनारायण और चुन्नीलाल को साथ लिए राजा सुरेंद्र सिंह अपने दीवान खाने में जाकर बैठ गए। घंटों तक महाराज शिवदत्त के बारे में अफसोस भरी बातें होती रहीं। मौका पाकर जीत सिंह ने कहा, अब तो हमारे दरबार में 4 अय्यार और हो गए हैं। अगर मुझ गुलाम को 15 दिन की छुट्टी मिल जाती तो अच्छी बात होती। यहाँ से कुछ दूर काम है, जाना जरूरी है। सुरेंद्र सिंह ने कहा, इधर एक दो रोज करके आप कई दफा छुट्टी ले चुके हैं। जीत सिंह ने कहा, कुछ काम था, मगर अब की तो दूर जाना है, इसलिए 15 दिन की छुट्टी मांग रहा हूँ। मेरी जगह पर पंडित बद्रीनाथ काम करेंगे, कोई हर्ज न होगा। सुरेंद्र सिंह ने कहा, अच्छा जाओ, लेकिन जल्दी आना। राजा सुरेंद्र सिंह से विदा होकर जीत सिंह अपने घर गए। बद्रीनाथ और 4 अय्यारों को अपने साथ लेते गए। उधर कुंवर वीरेंद्र सिंह 3 अय्यारों के साथ खोह में अंदर घूमने लगे। तेज सिंह ने इधर उधर कई निशानों को देखकर कुमार से कहा, बेशक यहाँ का छोटा सा तिलिस्म तोड़कर खजाना कोई ले गया है, जरूर कुमारी भी उनकी कैद में होगी। मैंने अपने उस्ताद की ज़बानी सुना है कि इस खोह में कई इमारतें और बाग देखने बल्कि रहने लायक हैं। शायद वो चोर इन्हीं में कहीं मिल जाए तो ताजुब नहीं। कुमार ने कहा, जहाँ तक हो सके काम में जल्दी करो। ये कहकर तेज सिंह कुंवर वीरेंद्र सिंह को उस पहाड़ी के नीचे ले गए जहाँ से पानी का चश्मा शुरू होता था। उस चश्मे से उत्तर को 40 हाथ नाप कर कुछ जमीन खोद ली। कुमार ने तेज सिंह से कहा, इस छोटे तिलिस्म को तोड़ने और खजाने पाने की तरकीब किसी धातु के पत्र पर खुदी हुई यही जमीन में गड़ी है, मगर इस वक्त यहाँ खोदने से उसका पता नहीं लग रहा। हाँ, एक खत उसमें से जरूर मिला, जिसे निकाल कर कुमार ने पढ़ा। लिखा था, क्या खोदते हो, मतलब कि कोई चीज नहीं है, जो था सो निकल गया है, तिलिस्म टूट गया है। तेज सिंह ने कहा, देखिए, ये सबूत है तिलिस्म के टूटने का। कुमार ने कहा, जब तिलिस्म टूट ही चुका है तो उसके हर दरवाजे भी खुले होंगे। जरूर खुले होंगे। ये कहकर तेज सिंह पहाड़ियों पर चढ़ाते घुमाते फिराते कुमार को एक गुफा में ले गए, जिसमें सिर्फ एक आदमी के जाने की जगह थी। तेज सिंह के कहने पर एक एक करके 4 आदमी गुफा के अंदर घुसे। भीतर कुछ दूर जाकर खुलासी जगह मिली, जहाँ 4 आदमी खड़े होकर चलने लगे, मगर टटोलते हुए, क्योंकि अंधेरा था, हाथ तक दिखाई नहीं देता था। चलते चलते कुंवर वीरेंद्र सिंह का हाथ एक बंद दरवाजे पर लगा, जो धक्का देने से खुल गया। भीतर रोशनी आने लगी। 4 आदमी अंदर गए। छोटा सा बाग था जो चारों तरफ से साफ था। कहीं तिनके का नामो निशान नहीं था। ऐसा लगता था जैसे अभी साफ किया गया हो। इस बाग में कोई इमारत न थी, सिर्फ बीच में एक फव्वारा था, मगर ये नहीं मालूम होता था कि इसमें पानी कहाँ से आ रहा है। बाग में घूमने और इधर उधर देखने से मालूम हुआ कि लोग पहाड़ी के ऊपर आ गए हैं। जहाँ फव्वारे के पास पहुँचे तो एक अजीब सी बात दिखाई पड़ी। उस जगह जमीन पर एक जोड़ा कंगन रखा हुआ था। कुमार ने पहचान लिया, ये कुमारी चंद्रकांता का है, कहकर उठा लिया। आंखों से आंसू टपकने लगे। तेज सिंह से पूछा, ये कंगन यहाँ क्यों पहुँचा है? तेज सिंह जवाब देना चाहते थे। उसमें लिखा था, बड़ी होशियारी से जाना, अय्यार पीछा करेंगे, ऐसा ना हो कि पता लग जाए, नहीं तो तुम्हारा और कुमार का बड़ा नुकसान होगा। मौका मिला तो कल फिर आऊंगी। इस पुर्जे को पढ़कर तेज सिंह सोच में पड़ गए। देर तक चुपचाप खड़े, जाने क्या विचार करते रहे। आखिर कुमार से न रहा गया। क्या सोच रहे हो, क्या है इस खत में? कुमार के हाथ में दे दिया। इसमें जो लिखा था उस पर गौर करने से तो मालूम होता है कि हमारे और बंद कन्या के मामले में ही कुछ है, मगर किसने लिखा पता नहीं। तेज सिंह ने कहा, इन अक्षरों को मैं पहचानता हूँ, मगर साफ समझ में नहीं आता, क्योंकि लिखने वाले ने अपनी पहचान छुपाने के लिए इसे कुछ बिगाड़ कर लिखा है। कुमार ने कहा, खत को छोड़ दो, कभी न कभी कुछ तो पता लगेगा ही, आगे का काम करो। ये लोग घूमने फिरने लगे। बाग के कोने में इन लोगों को छोटी छोटी 4 खिड़कियां नजर आईं। थोड़ी दूर जाकर एक दरवाजा मिला, जिसके आगे जाने की कोई राह न थी, क्योंकि नीचे खतरनाक पहाड़ी दिखाई देती थी। इधर उधर देखने और गौर करने पर मालूम हुआ ये वही दरवाजा है जिसके इशारे से उस योगी ने तेज सिंह को दिखाया था। इस जगह से वह दालान बिल्कुल साफ दिखता था, जिसमें कुमारी चंद्रकांता और चपला बहुत दिनों तक बेबस पड़ी रही। ये लोग वापस होकर फिर उसी बगीचे में चले गए। उसके बगल वाली खिड़की में जा घुसे, जो बहुत अंधेरी थी। दूर जाने पर उजाले पर नजर पड़ी, बल्कि एक हद तक पहुंचने पर एक बड़ा सा खुला फाटक मिला, जिससे बाहर होकर 4 आदमी खड़े हो गए। चारों तरफ निगाह दौड़ाने लगे। मैदान के सिवाय कुछ नहीं था। वे लोग घूमना चाहते थे, मगर कुमार ने कहा, इसे तो बाद में देख लेंगे, इस वक्त तीसरी और चौथी खिड़की में चलकर देखना चाहिए क्या है। 4 आदमी लौटकर तीसरी खिड़की में घुस गए। एक बगीचे में पहुंचते ही देखा वन कन्या कई सखियों को लिए घूम रही है, लेकिन वीरेंद्र सिंह को देखते ही बाग के किसी कोने में जाकर गायब हो गई। 4 आदमियों ने पीछा किया, तलाश किया, कुछ पता न चला।
जिस कोने में जाकर वो सब गायब हुई थी वहाँ एक बंद दरवाजा था जिसे खोलने की तरकीब की मगर खुल नहीं सका। उस बाग के एक तरफ छोटी बारादरी थी। लाचार होकर अय्यारों के साथ कुंवर वीरेंद्र सिंह उस बारादरी में बैठ गए। सोचे ये वन कन्या यहाँ कैसे आई? क्या यही उसके रहने का ठिकाना है? हमें देखकर भाग क्यों गई? क्या हमसे मिलना उसे मंजूर नहीं था? इन सब बातों को सोचते सोचते शाम हो गई। इस बाग में मेवों के दरख्त थे, एक छोटा सा चश्मा था। सबने खाया, अपना पेट भरा, पानी पीकर बारादरी की जमीन पर लेट गए। ये तय हुआ कि रात को इसी बारादरी में रहेंगे, सवेरे देखा जाएगा। देवी सिंह ने बटुए से सामान निकालकर चिराग जलाया, बैठकर सब बातें करने लगी। कुमार ने कहा, चंद्रकांता की मोहब्बत में हमारी दुर्गति हो गई। इस पर भी कोई उम्मीद नहीं कि वो मिलेंगी। तेज सिंह ने कहा, कुमारी सही सलामत है, आपको मिलेंगी, इसमें कोई शक नहीं। जितनी मेहनत से जो चीज मिलती है उसके मिलने पर जिंदगी उतनी ही खुशहाल हो जाती है। कुमार ने कहा, तुमने चपला के लिए कौन सी तकलीफ उठाई है? तेज सिंह ने कहा, तो चपला नहीं मेरे लिए कौन सा दुख होगा है। जो कुछ किया है कुमारी चंद्रकांता के लिए किया है। ज्योतिषी जी बोले, क्यों तेज सिंह, चपला से तुम्हारी शादी कैसे होगी? उसकी जाति पता है तुम्हें? तेज सिंह ने कहा, इसका हाल नहीं मालूम मुझे, लेकिन मोहब्बत हो गई है तो फिर चाहे जो भी हो। ज्योतिषी जी ने कहा, उसका कोई वली वारिस है या नहीं है? तुम्हारे माता पिता उसे कबूल करेंगे? तेज सिंह ने कहा, अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ तो उसको मार डालूंगा और अपनी भी जान दे दूंगा। कुमार ने कहा, यदि मुझे इनाम दोगे तो चपला का हाल तुम्हें बताऊंगा। तेज सिंह ने कहा, इनाम में हम चपला ही आपके हवाले करते हैं। कुमार ने कहा, याद रखना चपला हमारी हो जाएगी। तेज सिंह ने कहा, जी हाँ आपकी हो गई। कुमार ने कहा, चपला क्षत्रिय है, उसके पिता जमींदार थे और अय्यार भी। ये 7 वर्ष की थी जब इसकी माँ चल बसी। इसके पिता ने ही इसे पाला, अय्यारी सिखाई। अभी कुछ ही वर्ष पहले वो गुजर गए हैं। महाराज जय सिंह उन्हें बहुत मानते थे। उसने उनके लिए बहुत बड़े बड़े काम किए थे। मरते वक्त अपनी कुल जमा पूंजी और चपला महाराज के सुपुर्द कर गए, क्योंकि उनका कोई वारिस नहीं था। महाराज जय सिंह इसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं और महारानी भी इनसे बहुत मोहब्बत करती हैं। कुमारी चंद्रकांता का और इनका लड़कपन का ही साथ है, इसलिए दोनों में बहुत मोहब्बत है। तेज सिंह ने कहा, आज तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई। कई दिनों से इसका मन में खटका लगा हुआ था, पर ये सोचकर नहीं पूछा कि आपको कैसे मालूम होगा। कुमार ने कहा, मुझे चंद्रकांता ने बताया है। तेज सिंह ने कहा, तब तो सच ही होगा। तमाम रात बातचीत में गुजर गई, नींद किसी को न आई। सवेरे उठकर जरूरी कामों से छुट्टी पाकर उसी चश्मे में उसी राह से लौट आए और चौथी खिड़की के अंदर क्या है देखने के लिए घुसे। उसमें देखा एक हरा भरा बाग था, जिसे देखते ही कुमार चौंक पड़े। तेज सिंह ने पूछा, चौंके क्यों? इसमें क्या अद्भुत चीज दिखी? कुमार ने कहा, मैं इस बाग को पहचानता हूँ। तेज सिंह ने कहा, आपने इसे कब देखा? कुमार ने कहा, ये वही बाग है, जब मैं लश्कर से लाया गया था तो इसी बाग में मेरी आँख खुली थी। कुमारी चंद्रकांता की तस्वीर इसी बाग में मिली थी। इसी बाग में मुझे खाना मिला था, जिसे खाते ही मैं बेहोश हो गया था और दूसरे बाग में पहुंचाया गया था। वो देखो छोटा सा तालाब, जिसमें मैंने स्नान भी किया था। दोनों तरफ 2 जामुन के पेड़ हैं। चलो मैं भी याद करता हूँ, मैंने कुमारी चंद्रकांता की तस्वीर जहाँ देखी थी उस दीवान खाने का दरवाजा कहाँ से है? कमरे के दरवाजे खुले हुए थे। जो चीजें कुमार ने देखी थी उन पर नजर पड़ी। जब पहली दफा कुमार इस बाग में आए थे तब इनकी दूसरी हालत थी। ताजुब में भरे हुए थे, तबीयत घबरा रही थी, कई बातों की सोच थी, इसलिए बाग की सैर नहीं कर सके थे। पर आज अय्यारों के साथ हैं, किसी बात की फिक्र नहीं है, बल्कि अरमानों के पूरा होने की उम्मीद बन रही है। आज इस बाग की कोई कोठरी, कोई कमरा, कुछ बंद नहीं है। सब जगहों को देखते, अपने अय्यारों को दिखाते, हर जगह यही कहते जाते, हम इस जगह पर बैठे थे, इस जगह पर भोजन किया था, यहाँ सोए थे, वहाँ गए थे। देवी सिंह ने कुमार से पूछा, पहली दफा जब आप बाग में आए थे तो खूब खातिर की गई थी, पर आज तो कोई बात ही नहीं पूछता, ये क्या है? कुमार ने कहा, ये तुम लोगों के कदमों की बरकत है। घूमते घूमते एक दरवाजा इन लोगों को मिला, जिसे खोलकर ये दूसरे बगीचे में पहुंच गए। कुमार ने कहा, बेशक ये वही बगीचा है जिसमें दूसरी दफा मेरी आँख खुली थी, जहाँ कई औरतों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन ताजुब है आज किसी की सूरत नहीं दिखाई पड़ती। वाह रे चित्रनगर, पहले तो कुछ और था, आज कुछ और ही है। खैर चलो इस बाग में चलकर देखते हैं क्या स्थिति है। वो तस्वीर का दरबार और रौनक बाकी है या नहीं, रास्ता याद है और मैं इस बाग में बखूबी जा सकता हूँ। कहते हुए कुमार आगे बढ़ गए। विजयगढ़ के महाराज जयसिंह को यह खबर मिली कि तिलिस टूट जाने के बाद कुमारी चंद्रकांता की खबर नहीं लगी है। इसके बाद ये मालूम हुआ था कि वो जीवित हैं और उसी की खोज में वीरेंद्र सिंह खो के अंदर गए हैं। महाराज जय सिंह बहुत उदास थे। महल में महारानी की बुरी दशा थी। चंद्रकांता की जुदाई में खाना पीना सब छूट गया था।
जय सिंह बैठे थे। दीवान हरदयाल सिंह जरूरी अर्जियां पढ़कर सुना रहे थे और उस पर आदेश ले रहे थे। इतने में जासूस एक छोटा सा कागज लेकर आया। इशारा पाकर पहरेदार ने उसे पेश किया। दीवान हरदयाल सिंह ने पूछा, ये कागज क्या है? जासूस ने कहा, इस तरीके के बहुत से कागज शहर में चिपके हुए हैं, वहीं से उखाड़ कर लाया हूँ, लोग पढ़कर घबरा रहे हैं। जासूस के हाथ से कागज लेकर दीवान हरदयाल सिंह ने पढ़ा और महाराज को सुनाया। लिखा था, नौगढ़ और विजयगढ़ के राजा आजकल बहुत उड़ान पर हैं। दोनों को बड़ी शेखी है। चुनारगढ़ को जीत कर निश्चिंत हो गए हैं, कोई दुश्मन नहीं रहा। लेकिन ये नहीं मालूम उन लोगों का बहुत बड़ा दुश्मन अभी जीवित है। आज से मैं काम शुरू करूंगा। नौगढ़ विजयगढ़ के राजाओं, सरदारों और बड़े बड़े सेठ साहूकारों को चुन चुन कर मारूंगा, राज्य मिट्टी में मिला दूंगा। अपनी जान की हिफाजत चाहते हो तो भाग जाओ यहाँ से। अय्यारों का गुरु घंटाल जालिम खान। महाराज जय सिंह सुनकर घबरा गए। हरदयाल सिंह के भी होश जाते रहे। दरबार में जितने आदमी थे सब कांप उठे, मगर सभी को ढाढ़स बंधाने के लिए महाराज ने गंभीर भाव में कहा, हम ऐसे टुच्चों के डराने से नहीं डरते। घबराने की जरूरत नहीं है। शहर में मुनादी करा दो, जालिम खां को गिरफ्तार करने की फिक्र सरकार कर रही है। जासूसों को रवाना कर दो। महाराज ने दरबार बर्खास्त किया। हरदयाल सिंह घर जाना चाहते थे, मगर महाराज का इशारा पाकर रुक गए। दीवान के साथ दीवान खाने में गए। एकांत में बैठकर जालिम खां के बारे में सोचने लगे। कहा, हरदयाल सिंह, हमारे यहाँ कोई अय्यार नहीं है। महाराज जय सिंह ने कहा, इस वक्त यहाँ के हालात का एक खत सुरेंद्र सिंह को भेजो और इश्तिहार भी भेज दो जो जासूस लाया था। हरदयाल सिंह ने वैसा ही किया। दूसरे दिन दरबार में एक जासूस ने कल की तरह कागज लाकर पेश किया। आज तमाम शहर में यही कागज चिपके हैं। दीवान हरदयाल सिंह ने जासूस के हाथ से कागज ले लिया और पढ़कर सुनाया। वाह वाह, कुछ न बन पड़ा तो नौगढ़ से मदद मांगने लगे। ये नहीं जानते कि नौगढ़ में भी मैंने उपद्रव मचा रखा है। आपका जासूस मुझसे छिपकर कहीं जा सकता था, मैंने उसे खत्म कर दिया है। उसकी लाश उठवा लीजिए। शहर के बाहर कोस भर पर उसकी लाश पड़ी है। इश्तिहार सुनकर महाराज का कलेजा कांप उठा। दरबार में जितने आदमी थे सबको अपनी अपनी फिक्र लग गई। महाराज के हुक्म पर कई आदमी शहर के बाहर जासूस की लाश उठा लाने के लिए भेजे गए। जब तक उसकी लाश दरबार में लाई गई, धूम मच गई। सभी की जबान पर जालिम खां सवार था। जासूस के सिर का पता न था। जो खत वो ले गया था उसके बाजू पर बंधा हुआ था। महाराज ने दीवान से कहा, शहर में मुनादी करा दो, जो जालिम खान को गिरफ्तार करेगा सरकार उसे 10,000 रुपए देगी। विजयगढ़ का हाल चाल लिखकर 5 सवारों को नौगढ़ रवाना करो। महाराज ने दरबार बर्खास्त कर दिया। 5 सवार जो खत लेकर नौगढ़ गए हुए थे डर से कांप रहे थे। उन्हें अपनी जान का डर था। सभी ने सोचा था शहर से बाहर होते ही तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए निकल जाएंगे, मगर हो न सका। दूसरे दिन सवेरे फिर इश्तिहार लिए हुए पहरे वाला दरबार में हाजिर हुआ। हरदयाल सिंह ने इश्तिहार लेकर देखा। उस पर लिखा था, इन सवारों की क्या मजाल है जो मेरे हाथ से बच जाते। आज तो इन पर गुजरी है, कल तुम्हारे महल में खेल मचाऊंगा। आप संभल कर रहना। तुमने ये मुनादी करा दी है, जालिम खान को गिरफ्तार करने वाले को 10,000 में कहे देता हूँ, जो मुझे गिरफ्तार करेगा उसे 20,000 रुपए दूंगा। जालिम खान। इश्तिहार पढ़ने के बाद किसकी क्या स्थिति हुई होगी वो आप समझ सकते हैं। इश्तिहार पढ़ने के बाद महाराज के होश उड़ गए। उनको अब उम्मीद न रही कि हमारी खबर नौगढ़ पहुंच सकेगी। एक खत के साथ पूरी पलटन को भेजना जमा मर्दी से दूर था। सिवाय इसके दरबार के जासूसों ने ये खबर सुनाई। जालिम खां के खौफ से शहर कांप रहा है। ताजुब नहीं कि 2 या 3 दिन में तमाम रियाया शहर खाली कर दे। महाराज ने कई आदमी उन सवारों की लाशों को लाने के लिए रवाना किए। 5 आदमियों की लाशें लाई गईं। सबके सिर कटे हुए थे। मालूम होता था फांसी लगाकर जान ली गई है, क्योंकि गर्दन पर रस्सियों के दाग थे। कैफियत को देखकर महाराज हैरान चुपचाप बैठे थे। इतने में सामने से पंडित बद्रीनाथ आते दिखाई पड़े। महाराज को इस बात की खबर लग चुकी थी कि महाराज शिद्दत अपनी रानी के साथ तपस्या करने जंगल चले गए हैं और सारे अय्यार सुरेंद्र सिंह के साथ हो गए हैं। बद्रीनाथ को देखते ही वो खुश हो गए। प्रणाम करके बैठने का इशारा किया। बद्रीनाथ आशीर्वाद देकर बैठ गए। जय सिंह ने कहा, आप बड़े मौके पर आए हैं। बद्रीनाथ ने कहा, आप चिंता मत कीजिए। जय सिंह ने कहा, आपको जालिम खां की खबर कैसे लगी? ये बात मैं फिर कभी बताऊंगा। यहाँ पहुँचने पर मैंने शहर वालों को बहुत उदास और डरा हुआ देखा है। रास्ते में मुझे जो भी मिला है उसे ढाढ़स देकर आया हूँ। जय सिंह के चेहरे पर खुशी दिखाई देने लगी। दीवान हरदयाल सिंह को हुक्म दिया, बद्रीनाथ को आप अपने महल में रखिए। इनके आराम की कुल चीजों का बंदोबस्त कीजिए। इन्हें किसी बात की तकलीफ न होगी। दरबार बर्खास्त कर दिया। शाम को महाराज के दर्शन कहाँ होंगे, क्योंकि उसी वक्त बातचीत होगी। जय सिंह ने कहा, जिस वक्त चाहो मुलाकात कर सकते हो। बद्रीनाथ को साथ लेकर दीवान हरदयाल सिंह अपने घर चले गए। उनकी जरूरत की चीजों का इंतजाम किया।
जो कुछ दिन बाकी था पंडित बद्रीनाथ ने जालिम खां की गिरफ्तार करने की तरकीब सोचने में गुजारा। शाम के वक्त दीवान हरदयाल सिंह को साथ लेकर जय सिंह से मिलने गए। मालूम हुआ महाराज बाग में सैर कर रहे हैं। दोनों बाग में आ गए। उस वक्त वहां महाराज के बहुत से आदमी थे। पंडित बद्रीनाथ के आते ही लोग विदा हो गए। सिर्फ बद्रीनाथ, हरदयाल सिंह और महाराज रह गए। पहले तो देर तक चुनारगढ़ और राजा शिवदत्त की बात होती रही। इसके बाद महाराज ने पूछा, नौगढ़ में जालिम खां की खबर कैसे पहुंची? बद्रीनाथ ने कहा, नौगढ़ में भी उसने इसी तरह के इश्तिहार चिपकाए जिन्हें पढ़कर मालूम हुआ कि वो विजयगढ़ में उपद्रव मचाएगा, इसलिए महाराज ने मुझे भेजा है। महाराज ने कहा, इस दुष्ट जालिम खां ने वहां किसी की जान ली है? बद्रीनाथ ने कहा, नहीं, वहां अभी इसका दांव नहीं लगा है। अय्यार बड़ी मुस्तैदी से उसे गिरफ्तारी की फिक्र में लगे हुए हैं। महाराज ने कहा, यहाँ तो उसने कई खून किए हैं। बद्रीनाथ ने कहा, शहर आते ही मुझे खबर लग गई थी। खैर, देखा जाएगा। महाराज ने कहा, अगर ज्योतिषी जी को साथ लाते तो जल्दी गिरफ्तार होता। बद्रीनाथ ने कहा, महाराज जरा इसकी बहादुरी का ख्याल कीजिए। इश्तिहार देकर डंके की चोट पर काम कर रहा है। ऐसे शख्स की गिरफ्तारी उसी तरह होना चाहिए। ज्योतिषी जी क्या मदद करेंगे? महाराज ने कहा, देखें जरा वो कैसे गिरफ्तार होता है। शहर उसके खौफ से कांप रहा है। महाराज ने कहा, क्या वो लोग कई आदमी हैं? बद्रीनाथ ने कहा, जरूर। ये काम अकेले का तो नहीं है कि यहाँ से नौगढ़ तक की खबर रखे और दोनों तरफ नुकसान पहुंचाने की नियत से काम करे। महाराज ने कहा, अच्छा हुआ जो तुम आए। तुम्हारे आने से कुछ ढाढ़स हुआ है, नहीं तो बहुत फिक्र थी। बद्रीनाथ ने कहा, अब मैं रुखसत होता हूँ, बहुत सारे काम करने हैं। हरदयाल सिंह ने कहा, क्या आप घर की तरफ नहीं जाएंगे? बद्रीनाथ ने कहा, नहीं, मैं पूरे बंदोबस्त से आया हूँ। रात आधी जा चुकी थी। बद्रीनाथ जालिम खां की टोह में रवाना हो गए।